अब आप नोट एनसीईआरटी से देखो, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स तो इसमें बोला है कि पॉलीसैकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। जैसे डाइसैकेराइड बना है वैसे पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है। These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा कॉमन पॉलीसैकेराइड्स ही है। They mainly act as the food storage or structural materials. तो मतलब ये फूड स्टोरेज मटेरियल्स हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं। जैसे सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, जो प्लांट या प्लांट को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका जो वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है। तो अब इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये तीन डिस्कशन यहां पे गिवन है पॉलीसैकेराइड्स में। स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले स्टार्च को कंसीडर करते हैं। स्टार्च तो बोले स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है स्टार्च। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, tubers and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose. किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज से बना है। It is a polymer of alpha glucose and consists of two components, amylose and amylopectin. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। ठीक है, लिखो इट इज अ पॉलीसैकेराइड। It is a polysaccharide which consists of alpha glucose units, which consist of alpha glucose units. ठीक है, आगे लिखो। It contains two parts. It contains two parts. It contains two parts. It contains two parts, amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. ठीक है। तो स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है। किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बना है। अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बना है। ठीक है। इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अब जरा देखो, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, मतलब उनका डिटेल अब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। एमाइलोज क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। आप इसको कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। नंबर 1, एमाइलोज में लिखो
it is water soluble. It is water soluble component of starch. It is water soluble component of starch. एमाइलोपेक्टिन में लिखो इट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च. इट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च. ठीक है. अब जरा आगे एनसीईआरटी में देखो. एमाइलोज में बोले एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च का 15 to 20% एमाइलोज होता है और 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन होता है. तो लिख लो सेकंड पॉइंट. लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च. It consists of 15 to 20% of starch. ठीक है. और एमाइलोपेक्टिन में लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च. इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च. तो मतलब स्टार्च का 15 से 20% वाटर सॉल्युबल है और 80 to 85% वाटर इनसॉल्युबल है. ठीक है. अगला पॉइंट देखो. पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसको नोट करते हैं. केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन. ठीक है. विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो लिख लो थर्ड पॉइंट. लिखो एमाइलोज में लिखो इट इज अ लॉन्ग unbranched chain polymer. It is a long unbranched chain polymer. और एमाइलोपेक्टिन में लिखो it is a branched chain polymer. It is a branched chain polymer. ठीक है. एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन पॉलीमर होता है और एमाइलोज अनब्रांच चेन पॉलीमर होता है, मतलब लीनियर चेन पॉलीमर होता है. फोर्थ पॉइंट लिखो एमाइलोज में. लिखो इट कंटेन्स 200 to 1000. It contains 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स which are held together by C1 C4 glycosidic linkages. मतलब अगर आप देखो तो जैसे माल्टोज का स्ट्रक्चर था ना, बस वही अरेंजमेंट है. माल्टोज में 2 यूनिट है, यहाँ पे हजारों यूनिट्स है. ठीक है. बट पैटर्न वही है कि एक का C1 दूसरे के C4 से, उसका C1 अगले के C4 से, उसका C1 अगले के C4 से, इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे. ठीक है. एमाइलोपेक्टिन में लिखो इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर. लिखो फिर से लिखो. एमाइलोपेक्टिन में इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर which is formed by C1 C4 glycosidic linkages. C1 C4 glycosidic linkages, whereas branching occurs by
whereas branching occurs by C1 C6, whereas branching occurs by C1 C6 glycosidic linkages, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ठीक है, तो जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, उसमें भी लीनियर चेन होती है और बीच बीच में ब्रांचिंग होती है। तो जो लीनियर चेन है वो कैसे बन रही है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन रही है, जैसे एमाइलोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बट बीच बीच में क्या हो रहा है? जैसे एक का C1 और दूसरी चेन का C6, समझ आ रहा है कि नहीं? एक का C1 और दूसरे का C6 के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है, तो उससे ब्रांचिंग क्रिएट हो रही है। और इसी ब्रांचिंग की वजह से क्या है, ये वाटर इंसॉल्युबल है। ठीक है, जो बीच बीच में ब्रांचिंग है ना, उसी की वजह से क्या होता है? वाटर इंसॉल्युबल होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, कैसा है स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा एनोमर में OH किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर दिखाने की जरूरत नहीं। तो एक का ये हो गया C1, ठीक, अगले वाला यूनिट का C4, तो C4 का OH भी डाउनवर्ड ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट का इस सेकंड का C1 और थर्ड का C4। तो अब इस तरीके से ये कंडेंस होगा। ये वाटर का रिमूवल को ही कंडेंसेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे भी वाटर रिमूव होगा। अब अगर आप देखो तो इस पैटर्न पे इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये तो लीनियर पॉलीमेरिक चेन है। मतलब ये क्या है? एमाइलोज है, ये एमाइलोज है। ठीक, अब देखो एमाइलोपेक्टिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नोट कर लिया?
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है C1 C6 के बीच में जो ब्रांचिंग हो रही है, अब देखो यहां पे OH है, ठीक, ये C1OH और का C6 का OH, तो C6 मतलब CH2OH, ठीक है, तो CH2OH अब देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये CH2OH, तो देखो इस तरीके से ब्रांचिंग होगी। यहां से वाटर रिमूव हो गया और ये देखो ये यहां से कनेक्ट हो जाए, तो इस तरीके से बीच बीच में क्या होता है, ब्रांच बनती है। जैसे एक एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन ये है, दूसरी लीनियर पॉलीमेरिक चेन ये है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांच बन गया, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एमाइलो एक्टिन। तो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद डिस्कस किया गया सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज सेल्यूलोज बोले सेल्यूलोज occurs exclusively in plants. Cellulose occurs exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units which are joined by glycosidic linkages between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit. अब देखो डिफरेंस क्या है, स्टार्च तो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, सेल्यूलोज बना है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें क्या है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। C1 का OH ऊपर, C1 का OH ऊपर और C4 का OH नीचे, तो वो रिमूव हो जाएगा वाटर। ऐसे उसका C1 का OH ऊपर, अगले का C4 का OH नीचे। तो इस तरीके से अगर आप देखो स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है, जैसे स्टेयर्स चढ़ते हो ना वैसा ही स्टेप वाइज अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लो, लिखो
it occurs exclusively in plants. It occurs exclusively in plants. अगले को it is a predominant constituent of cell wall. It is a predominant constituent of cell wall of plant kingdom, या of plant cell wall of plant cell. It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. आगे लिखो, it is a straight chain polysaccharide. It is a straight chain polysaccharide. Straight chain polysaccharide, which consists of beta D glucose units. Beta D glucose units. Beta D glucose units which are held together by C1 C4 glycosidic linkage. C1 C4 glycosidic linkage. ठीक है, देखो ठीक है, तो ऐसे कई सारे मतलब जो है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सेल्यूलोज वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है? वाटर इनसॉल्युबल है। अरे प्लांट को पानी में डाल देते तो घुल जाता है क्या? नहीं घुलता है ना। तो सेल्यूलोज जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। अब आप देखो, नेक्स्ट टर्म है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन तो बोले द कार्बोहाइड्रेट्स
आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। एनिमल बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, मतलब वहां पे लीनियर पॉलीमेरिक चेन है और बीच बीच में ब्रांचिंग भी है। आगे बोले एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। इनफैक्ट यहां पे ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा होगी। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में लिखो द कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट, द कार्बोहाइड्रेट which is stored in animal body, the carbohydrate which is stored in animal body is called glycogen, आगे लिखो it is also called animal starch, because its structure is analogous to amylopectin. Because its structure is analogous to amylopectin, and it is highly branched, than amylopectin. ठीक है, आगे लिखो when the body needs glucose, then enzyme breaks the glycogen into glucose. Then enzyme breaks the glycogen into glucose. ठीक है, तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम यूज होगा भाई इस पर्पज के लिए? अरे स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए दो एंजाइम यूज करते हैं ना, पहले डायास्टेज यूज करते हैं और फिर डायास्टेज तो माल्टोज बनाता है और फिर माल्टेज यूज करते हैं। तो डायास्टेज और माल्टेज का कॉम्बिनेशन यूज होगा। एक और लाइन लिख लो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ईस्ट एंड फंजाई। It is also present in yeast and fungi. अब आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बोले कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. They form a major portion of our food. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Veds in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as storage molecules, as starch in plants and glycogen in एनिमल्स. तो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स
cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. We build furniture etc. from cellulose in the form of wood and clothe ourselves with cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw materials for many important industries like textiles, paper, lacquers and breweries. ठीक है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट. इसी तरीके से बोल रहा है कि 2 एल्डोपेंटोजेस with D-ribose and 2-deoxy-D-ribose are present in nucleic acids. तो ये लास्ट में आप पढ़ोगे, डीएनए के अंदर होता है 2-deoxy-ribose और आरएनए के अंदर होता है D-ribose. ठीक है, डीएनए में क्या होता है 2-deoxy-ribose और आरएनए में D-ribose. Carbohydrates are found in biosystem in combination with many proteins and lipids. तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कंबाइन करके भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तो हो गया पूरा डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है, मतलब मान करके चलो कि 50% डिस्कशन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का. 50% से इनफैक्ट ज्यादा ही खत्म हो गया. अब देखते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे जो अल्फा एमिनो एसिड की टेबल की बना है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मैं आपको बता दूं पिछले 3 साल में, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में जेई मेंस एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इनसे लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए. कितने? 70 क्वेश्चन 3 साल में. मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहा है हर पेपर में. इसलिए इस तरीके के टॉपिक्स पे जो है ना पूरा कमांड करके चलो. और नीट एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन आ रहा है. अभी इस बार का भी नीट का पेपर उठा करके देख लो, इस पे 2-3 क्वेश्चन है इससे. तो बायोमॉलिक्यूल्स तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है और समझ में भी आता है. आता है कि नहीं समझ में आता है? आता है ना. वैसे कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आता है ये टॉपिक, तो समझाने वाले अरे याद क्या करना है. अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरी जिंदगी दिमाग में रखो, C3OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड है. एल्डोज है, हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज है, हो गया बस, सारी कहानी खत्म. प्रोटीन्स बोले, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स. They are the most abundant biomolecules of the living system. They are the most abundant biomolecules of the living system. Chief sources of proteins, मतलब प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? बोला मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा. इनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अगर देखो बोला, दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ. दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ.
दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। आजकल लोग बहुत बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो खूब जम करके प्रोटीन लेते हैं, ज्यादा प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम भी हो जाती है, पता ना आपको। तो they occur in every part of the body and form the fundamental basis of a structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteose. प्रोटियोज से प्रोटीन वर्ड आया। प्रोटियोज का मतलब क्या है? प्रोटियोज मींस प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आगे बोले ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, लिख लो, प्रोटीन्स में लिखो, देखो दे आर द पॉलीमर्स, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। They are the polymers of alpha amino acids. आगे लिखो, they are required, they are required, they are required for growth and maintenance of body. They are required for growth and maintenance of body. ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन की, मतलब एक तरीके से ये डिफिनीशन है प्रोटीन की। अब आगे बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड्स कितने टाइप के हैं। तो एमिनो एसिड्स का मतलब क्या है भाई? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर अमाइन भी है और COOH भी है, अमाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, उनको हम क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड्स। अब बात आती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में NH2 की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अल्फा एमिनो एसिड का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे NH2 है। बीटा एमिनो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे NH2। गामा एमिनो एसिड उसी तरीके से, समझ आए कि नहीं? बट प्रोटीन्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स कंटेन एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। Depending upon the relative position of amino group with respect to carboxylic group, the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से बने। तो आप इस बात को नोट कर लो, एमिनो एसिड्स इसमें लिखो, लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप बोथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप बोथ are called amino acids. आगे लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप, depending upon the relative position of amino group with respect to carboxylic group, with respect to carboxylic group, they are further classified
they are further classified as alpha, beta, gamma, delta, etc. amino acids. ठीक है, आगे लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन. Hydrolysis of protein always produces alpha amino acid. Hydrolysis of protein always produces alpha amino acids. Hydrolysis of protein always produces alpha amino acids. तो यहां पे आगे बोल रहे हैं कि दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो. इनके अंदर दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये दोनों तो इसेंशियली होने चाहिए. आगे बोल रहे हैं ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स. ट्रिवियल नेम्स मतलब कॉमन नेम्स, ओल्ड नेम्स. ठीक है, ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स. तो वो जो ट्रिवियल नेम है वो कहां से डिराइव्ड है? वो डिराइव्ड है उन सोर्स के नेम के बेसिस पे जिनसे इसको डिराइव किया जाता है. अल्फा एमिनो एसिड को जिन सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन सोर्स के नेम के बेसिस पे अल्फा एमिनो एसिड का ट्रिवियल नेम लिखते हैं, या उस अल्फा एमिनो एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनफैक्ट उसके सोर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसके बेसिस पे भी इनका नेम लिखा जाता है. भाई कॉमन नेम का जो भी तरीका था वही तरीका यहां पे फॉलो करते हैं. जैसे बोले ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड है, इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट. ठीक है, तो ग्लाइसिन का टेस्ट कैसा है? स्वीट टेस्ट है, इसलिए इसको ग्लाइसिन बोला जाता है. अब ग्लाइसिन का स्वीट से क्या लिंक है? बोल रहा है कि ग्रीक में ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? स्वीट. ठीक है, तो इसलिए इसको ग्लाइसिन बोलते हैं. इसी तरीके से बोल रहा है टाइरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज. तो टाइरोसिन को सबसे पहले चीज से डिराइव किया गया. ग्रीक में टाइरोस का मतलब होता है चीज, इसलिए टाइरोसिन नेम आ गया. फिर आगे बोला कि एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 लेटर सिंबल. जैसे ग्लाइसिन है तो GLY. ठीक है, टाइरोसिन है, टाइरोसिन के लिए क्या लिखते हैं भाई? टाइरोसिन TYR. तो 3 लेटर सिंबल जो है इनके लिए यूज किया जाता है. इनफैक्ट इनके लिए 1 लेटर सिंबल भी यूज किया जाता है. ट्राई नहीं है भाई, TYR. ठीक है, तो 1 लेटर सिंबल भी यूज करते हैं. तो ग्लाइसिन के लिए कैपिटल G हो गया, एलेनिन है तो कैपिटल A हो गया, वैलिन है तो कैपिटल V हो गया. तो इनके लिए 3 लेटर सिंबल भी यूज किया जाता है और 1 लेटर सिंबल भी यूज किया जाता है. एब्रिविएशन है ये. फिर आगे देखो, बोले स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमनली अकरिंग एमिनो एसिड्स along with their 3 letter and 1 letter symbols are given in table 14.2. अब मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल आपके सामने आ रही है, इस टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन. और बार बार बोलने के बावजूद भी लोग इसको याद नहीं कर पाते. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भी याद नहीं करके जाओगे या याद करके जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा. ये पूरा जो 20 पेज है ना, 20 पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ये समझ लेना. इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. कोई दूसरा तरीका नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे. अब देखो, अगर हम
एमिनो एसिड्स की बात करें, अल्फा एमिनो एसिड्स की बात करें, तो जो नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो 20 है। कुल मिलाकर के 20 अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो नेचर में ऑब्जर्व होते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 20 अल्फा एमिनो एसिड नेचर में मिलते हैं और 20 मोनोसेकेराइड भी नेचर में मिलते हैं, 20 ही मिलते हैं। अब ये 20 वाला नंबर बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड्स कितने हैं? 20। और नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स कितने हैं? 20। अब ये जो 2020 है, आजकल तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है 2020 वाला, वो आप लोग तो थोड़ा फंस गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इस साल मत देखना, अभी तो वर्ल्ड कप बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो ये जो 2020 का गेम है, अब इसमें बोल रहा है कि जो 20 नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनको आधा आधा डिवाइड कर, 10-10, 20 का क्या हो गया? 10-10 हो गया। उसमें से 10 को बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड और 10 को बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि इनके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है ये भी समझ लो। इसेंशियल वो है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी हमें एक्सटर्नल डिमांड होती है, जो हमें डाइटरी सोर्स के फॉर्म में मिलता है, वो इसेंशियल है। और जो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाता है वो नॉन इसेंशियल। समझ में आया कि नहीं? जो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो गया वो क्या है? नॉन इसेंशियल है। अगर भाई कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, अदरवाइज वो बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो 10 बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, और 10 बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस होते, वो हमें डाइटरी सोर्स के फॉर्म में मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो आधे इसेंशियल आधे नॉन इसेंशियल, टोटल कितने? 20। अब देखो ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं इनके नेचर के बेसिस पे, ठीक है। फर्दर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पे? इनके नेचर के बेसिस पे। अब नेचर के बेसिस पे तो बोल रहा है कि यहाँ पे वो नेचर के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, बोल रहा है 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब बड़ा आसान है समझना तीनों को। एसिडिक एमिनो एसिड कौन है? बोल रहा है कि वो एमिनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप के नंबर से ज्यादा है, वो एमिनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर एमिनो ग्रुप के नंबर से ज्यादा है, वो क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। अब बेसिक कौन है? वो एमिनो एसिड जिसके अंदर NH2 का नंबर COOH ग्रुप के नंबर से ज्यादा है, वो बेसिक है। और न्यूट्रल कौन है? जिसमें दोनों बराबर है, ठीक है। जिनमें NH2 और COOH ग्रुप का नंबर बराबर है वो न्यूट्रल है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है वो एसिडिक है, और जिनमें NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा है वो बेसिक है। समझ में आ गया? तो टोटल कितने हैं? 20। इसेंशियल कितने हैं? 10। नॉन इसेंशियल कितने हैं? 10। एसिडिक कितने हैं? अब देखना पड़ेगा, टेबल देखनी भाई। देखो यहां पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एमिनो एसिड का, और वो भी करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में। तो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप में होना चाहिए, और ज्यादातर जो अल्फा एमिनो एसिड्स है ना, वो कैपिटल L फॉर्म वाला अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। कौन सा अरेंजमेंट? कैपिटल L कब? वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। कौन? NH2। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में NH2, तो कैपिटल L। राइट हैंड साइड में तो
कैपिटल डी। तो ज्यादातर अल्फा एमिनो एसिड कौन सा अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं? कैपिटल एल। ठीक है, तो कैपिटल एल, यहाँ NH2 आ गया और यहाँ पे H, और यहाँ पे एक ग्रुप है जिसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये R का मतलब एल्काइल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, समझा? यही वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, बाकी सब फिक्स है। ठीक है, अब इस R के अंदर, अब ध्यान देना आपको, इस R के अंदर अगर सी डबल एच ग्रुप है तो एसिडिक, इस R के अंदर NH2 है तो बेसिक, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल। समझ में है? तो ये जो टेबल गिवन है ना, इसमें पूरा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि R का स्ट्रक्चर है, R। समझ में आया? अब देखो 20 अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो नेचर में ऑब्जर्व होता है, उनमें से एक कायरल नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अल्फा एमिनो एसिड है, उनमें से 19 मतलब 19 बोलना पड़ता है। आजकल लोग 19 का मतलब नहीं समझते, तो 19 का मतलब होता है 19। ठीक है, 20 ठीक, तो 19 जो अल्फा एमिनो एसिड है वो क्या है? कायरल, मतलब उनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। एक में कायरल सेंटर नहीं होता है, वो कौन सा है? पहला वाला। पहला वाला कौन? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो है वो कायरल नहीं है, बाकी सब क्या है? कायरल है, याद रहेगा। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर कायरल। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, सारी बात बता देता हूं, एक बार फिर लेक्चर सुन करके और नोट कर लेना है, अभी समझ लो। ठीक है, तो 20 में से एक एकायरल है और बाकी सब क्या है? कायरल। अब हम यहां पे टेबल में लिखते जाते हैं कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक। ठीक, जिनमें मैंने बोला R के अंदर क्या है? सी डबल एच, वो एसिडिक। R के अंदर NH2 बेसिक, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल। तो इसका मतलब ग्लाइसिन क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल के साथ N लिख लेना, N फॉर न्यूट्रल। ठीक है, एलेनिन न्यूट्रल, ये सब R का अरेंजमेंट है। वेलिन न्यूट्रल, ल्यूसीन न्यूट्रल, ठीक, आइसोल्यूसीन न्यूट्रल, आर्जिनिन बेसिक, वन बेसिक। देखो इसके अंदर गुआनिडीन आ गया, गुआनिडीन वाला पार्ट आ गया ना, बहुत ज्यादा बेसिक होगा। आर्जिनिन बेसिक, बेसिक बी लिख लेना। लाइसीन बेसिक, अब इसके नेम में ही एसिड आ गया, ग्लूटामिक एसिड। देखो सी डबल एच ग्रुप है तो एसिडिक। एस्पार्टिक एसिड, ये भी एसिडिक। ठीक, अगला वाला ग्लूटामाइन, गलत, NH2 होना चाहिए, CONH2 नहीं। ये जो CONH2 होता है ना, ये एम्फोट्रिक होता है बेटा, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? तो ग्लूटामाइन क्या है? न्यूट्रल, ग्लूटामाइन न्यूट्रल है। एस्पेराजीन क्या है? न्यूट्रल। थ्रियोनीन क्या है? अरे न्यूट्रल। सी डबल एच या NH2 में से अगर कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल। सेरीन न्यूट्रल, सिस्टीन न्यूट्रल, मेथियोनिन न्यूट्रल, फिनाइल एलेनिन न्यूट्रल, टाइरोसिन
न्यूट्रल। ट्रिप्टोफान कहां से बेसिक? पायरोल का नाइट्रोजन बेसिक होता है, न्यूट्रल। ठीक है, हिस्टिडाइन न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। प्रोलीन, ये प्रोलीन का पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ आर का स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन, लिखा भी होगा नीचे। प्रोलीन नहीं लिखा है, कुछ स्टार मार्क किया हुआ है। हाँ ए लिखा हो ना, इंटायर स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना ये। यस सर। आप बता दो जरा, कितने एसिडिक, कितने बेसिक, कितने न्यूट्रल? एसिडिक तो 2 ही मिला था, एसिडिक भी 2 और बेसिक भी 2, और न्यूट्रल 16 है। देखो याद हो गया, 2 एसिडिक 2 बेसिक और 16 न्यूट्रल। 2 एसिडिक 2 बेसिक और 16 न्यूट्रल। एसिडिक कौन है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। अब नाम भी याद है भाई, एसिड एसिड एसिड। अच्छा, अब और क्या पूछा जाता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। एक तो ये सब ब्रेकअप, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने अल्फा एमिनो एसिड, नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, ये पूछा गया है। एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, अब ये बताओ भाई कितने में है, आप काउंट करके बता दो। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि एरोमेटिक क्या होता है? पहले ये तो बताओ एरोमेटिक क्या होता है, फिर एरोमेटिक रिंग पता चलेगी। अरे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, एक तो फिनाइल एलानीन में, फिनाइल फिनाइल एरोमेटिक नहीं होता है, टायरोसिन में भी है। 2 हो गए। ट्रिप्टोफान, इसमें भी ये एरोमेटिक रिंग है, नहीं है क्या? है ना। हिस्टिडाइन में भी एरोमेटिक है। अरे बोलो, कितने हो गए? 4 हो गए। अब ये याद रहना चाहिए आपको, पूछा गया है कितने अल्फा, नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। कितने में सल्फर प्रेजेंट होता है भाई? 2 में है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ठीक है, कितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है? ये सब अलग अलग लिख लो भाई, लिख लो। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स related to alpha amino acids. Some important facts related to alpha amino acids. अब तक जितनी बात बताइए सब पॉइंट वाइज लिखते जाओ। टोटल अल्फा एमिनो एसिड्स कितने? 20। इसेंशियल, अलग अलग लिखना पॉइंट वाइज। इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स
10, नॉन एसेंशियल 10, एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड 2, बेसिक अल्फा एमिनो एसिड 2, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड 16, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर 2, अल्फा एमिनो एसिड्स कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग 4, अल्फा एमिनो एसिड्स कंटेनिंग OH ग्रुप 2, अल्फा एमिनो एसिड्स कंटेनिंग अमाइड ग्रुप 2, अमाइड ग्रुप नहीं पता क्या है? ढूंढ नहीं पा रहे। अरे एक तो ये ग्लूटामाइन हो गया और दूसरा एस्पराजीन हो गया, और कौन है? ग्लूटामाइन, एस्पराजीन, अमाइड बोल रहा हूं, अमाइड CuNH2, और कहीं है क्या CuNH2? बस इन्हीं दो में है। अल्फा एमिनो एसिड हैविंग नो कायरल सेंटर 1, नेम भी लिख लेना साथ में। ग्लाइसिन, IIT एग्जाम में एक बार इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें बोला गया था कि 4 एमिनो एसिड अवेलेबल है, ठीक, उनके नेम गिवन थे, ग्लाइसिन और 3 और। फिर बोला गया कि इन चारों का डिफरेंट पैटर्न, मतलब चारों को यूज करना है एक एक, ठीक है, चारों का हमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बनाना है। कंडीशन ये है कि टर्मिनल वाला जो एमिनो एसिड है उसके अंदर उसके पास कायरल सेंटर जरूर होना चाहिए। 4 एमिनो एसिड गिवन थे, ठीक, और पूछा गया था कि इन 4 एमिनो एसिड का डिफरेंट पैटर्न जो पॉसिबल है वो आपको बनाना है। एक एमिनो एसिड को एक बार यूज करना है, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें टर्मिनल पोजीशन पे जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है उसके पास कायरल सेंटर जरूर होना चाहिए। मतलब एक चीज वहां पे रिस्ट्रिक्शन दे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है कि नहीं? ठीक है, उसमें एक कंडीशन बता दी कि भाई ग्लाइसिन टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। अब आप कितने डिफरेंट पैटर्न बना सकते हो, बना लो। मैथमेटिक्स मतलब IIT एग्जाम में पूछा गया है तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट से ही पूछा जाएगा, मेडिकल स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो ये टेबल आपको तैयार करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे। और भी आप कुछ और फैक्ट्स ढूंढ सकते हो तो अपनी तरफ से ढूंढ लें।
ठीक है, जैसे ये हो सकता है कि कितने आर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है आर में। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें ग्लाइसिन को तो नहीं लोगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक एलेनिन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा, ल्यूसीन हो जाएगा, आइसोल्यूसीन आ जाएगा, और प्रोलीन भी आ जाएगा। इसमें प्रोलीन भी आ जाएगा। समझ में आया? फिनाइल एलेनिन, हाँ फिनाइल एलेनिन भी आ जाएगा, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ऐसा मतलब सामने वाले के दिमाग में क्या खुरापात आ रही है, अब आपके दिमाग में भी वो आना चाहिए, फिर तो आप इसको याद कर लोगे। तो ऐसे ब्रेक कर करके जो है आप इसको प्रिपेयर करोगे तो तैयार हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बोले एमीन क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब क्या बताना उसको, नोट कर लेना इसको अपने आप से। अब देखो आगे गिवन है, बोल रहे एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होता है ये? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब ये सब की पॉइंट्स जो है ना ये पता होने चाहिए। एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई होता है, एंड बिहेव्स लाइक सॉल्ट्स rather than simple amines or carboxylic acids। ठीक है, तो ये एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते। अब इसकी वजह क्या है? बोले क्योंकि इनके अंदर एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या होता है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन फ्री होता है और बेसिक फंक्शनल ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर लेता है। COOH से हाइड्रोजन फ्री हुआ तो COO नेगेटिव बन गया, और वो H पॉजिटिव जाकर के NH2 से जुड़ गया तो NH3 पॉजिटिव बन गया। मतलब ये आयनिक कंपाउंड की तरफ बिहेव करते। समझ आया कि नहीं? और ये ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर को एक्वायर करते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे। ज्विटर आयन के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ओवरऑल अनचार्ज्ड है, ऐसे कंपाउंड्स जो ओवरऑल अनचार्ज्ड है बट उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर साइमल्टेनियसली स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर को एक्वायर करते हैं। ठीक है, जिस पीएच पे वो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर को एक्वायर करते हैं उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लिखना इसके बारे में। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो द pH of the solution, the pH of the solution at which the pH of the solution at which an alpha amino acid
the pH of the solution at which an alpha amino acid acquire Zwitter ionic structure is called isoelectric point. अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यहां पे यूज किया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो ज्विटर आयंस होते हैं ना, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये ज्विटर आयंस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लो, लिखो these Zwitter ionic structures behaves like amphiprotic salt. These Zwitter ionic structures behaves like amphiprotic salt. It means they can give and take. They can give and take H positive. They can give and take H positive. तो ये H पॉजिटिव दे भी सकते हैं और H पॉजिटिव ले भी सकते हैं। जो COO नेगेटिव है ना, वो H पॉजिटिव ले सकता है, और जो NH3 पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव दे सकता है। समझा रहे? तो इस वजह से ये ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है। तो अब देखो, अब हमें पता करना है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आप जरा इसको समझो बेटा, जैसे मान लो एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ठीक, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। अब हम उसको स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कंसीडर कर रहे हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड को स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके पास COOH ग्रुप भी होगा उस कंडीशन में। अगर एसिडिक मीडियम है तो COO नेगेटिव का के साथ H पॉजिटिव जुड़ करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और NH3 पॉजिटिव भी होगा। समझा रहे? वहां पे COOH भी है और NH3 पॉजिटिव भी है। जैसे मैं ग्लाइसिन का एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूं। ग्लाइसिन ये हो गया CH2 NH2 COOH, ये ग्लाइसिन। ठीक है, इसका जो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। ये इसका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कंसीडर करें तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब देखो ये दो इसके अंदर देखो दो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक NH3 पॉजिटिव भी एसिड की तरफ बिहेव करेगा और COOH भी एसिड की तरफ बिहेव करेगा।
अब पहले तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? पहले H पॉजिटिव कौन देगा? NH3 पॉजिटिव। जीओसी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। NH3 पॉजिटिव का कंजुगेट बेस है NH2 और COOH ग्रुप का कंजुगेट बेस है COO नेगेटिव। समझ में आ रहा है? विच इज मोर बेसिक? इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है? NH2 ही तो ज्यादा बेसिक है। तो बेस, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा बेसिक होगा एसिड उतना वीक होगा ना। तो NH3 पॉजिटिव इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ COOH ग्रुप। ये नोट कर लो, NH3 positive is less acidic than that of COOH group. Less acidic than that of COOH group. ठीक है। अब बताओ कि अब जब पहले H पॉजिटिव देने की बात आएगी तो कौन H पॉजिटिव देगा? COOH ग्रुप देगा। तो मतलब ये एक तरीके से ये डाई बेसिक हो गया ना। ये क्या हो गया? डाई बेसिक। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक नहीं, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, या डाई प्रोटिक एसिड भी बोल सकते हो, डाई प्रोटिक। तो अब देखो उसमें ज्यादा एसिडिक ये है, पहला H पॉजिटिव ये देगा, दूसरा H पॉजिटिव ये देगा। तो अगर हम इसके लिए दो डिसोसिएशन कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करते हैं तो उन दो डिसोसिएशन कांस्टेंट में पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके लिए और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके लिए डिफाइंड होगा। कुछ समझ में आया? तो जब ये पहला H पॉजिटिव देगा तो ये क्या हो गया? ऐसा हो गया, एक H पॉजिटिव दे करके ये बन जाएगा। मतलब क्या बन गया? ज्यूटर आयनिक बन गया, एम्फीप्रोटिक बन गया। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि आपको अभी तो याद नहीं होगा, कि एम्फीप्रोटिक सॉल्ट सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो उनके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। pH of amphiprotic salt solution is independent from their concentration. ठीक है, तो यहां पे जो pH होगा वो pH क्या हो जाएगा? उन दो स्टेप के pKa के मीन के बराबर होगा, जिनमें से एक स्टेप में वो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कंजुगेट बेस की तरह बिहेव करता है और दूसरे स्टेप में वो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे पहले ये था ना, इसका ये कंजुगेट बेस है। कुछ समझ में आ रहा है भाई? पहले ये था, इसका कंजुगेट बेस ये है, एक H पॉजिटिव लूज करके। अब फिर अगले केस में H पॉजिटिव तो ये वाला जाएगा ना, यहां से H पॉजिटिव जाएगा अगले केस में। तो जब दूसरा H पॉजिटिव जाएगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और पहला जब H पॉजिटिव रिमूव होगा तो ये कंजुगेट बेस था। तो इसका मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। अब इसको जरा केस बनाकर लिखो। लिखो फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड, फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड, फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड, फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड, pH at isoelectric point pH at isoelectric point, इसको PI से रिप्रेजेंट करें। PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKa1 प्लस pKa2 बाई 2।
pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। ठीक है, अब जरा बेसिक वाला एक केस ले लेते हैं। जैसे बेसिक वाला एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया, ये लाइसीन वाला, ठीक है, लाइसीन ले लिया। अब देखो क्या है यहाँ पे, COOH CH NH2 और क्या है भाई, CH2 4 NH2। ये अरे लाइसीन का स्ट्रक्चर यही तो होगा। मैंने बोला था R बदलता है, बाकी सब तो सब में वही रहता है। तो अब आप यहां पे देखो, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये NH3 पॉजिटिव और ये NH3 पॉजिटिव, ये एग्जिस्ट करेगा, और COOH ग्रुप। ठीक, अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, COOH, तो ये Ka1 हो गया इसके लिए। फिर उसके बाद Ka2 किसके लिए, अरे इसके लिए होगा। इस पे ये -I दिखा रहा है ना, तो -I दिखा रहा है, तो ये जा रहा है एसिडिक है, ये दूर हो गया, तो इस पे -I नेग्लेक्ट हो गया, तो ये Ka2 इसके लिए हो गया और Ka3 इसके लिए हो गया। अब देखो जब ये पहला H पॉजिटिव लूज करेगा, यहां से लूज करेगा ना, क्या ये ज्यूटर आयनिक है, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहां COO नेगेटिव हो गया और 2 NH3 पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। समझ में आया? तो पहला H पॉजिटिव लूज करके तो ये ज्यूटर आयन नहीं बना, फर्स्ट H पॉजिटिव जब इसने लूज किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया H2A पॉजिटिव टाइप। पहले ये क्या था, H3A पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, इस फॉर्म में था ना ये, H3A2 पॉजिटिव। अब क्या बन गया, H2A पॉजिटिव, और फिर इसने एक और H पॉजिटिव लूज किया, तो अब ये क्या बन गया, HA। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया, अनचार्ज्ड, यहीं पे ये बन गया ज्यूटर आयन। यहां पे क्या बना है, ज्यूटर आयन बना है। ठीक है, तो अब देखो ज्यूटर आयन ये 2 प्रोटॉन लूज करके बन रहा है, तो इसका मतलब कि सेकेंड स्टेप में ये कंजुगेट बेस है और थर्ड स्टेप में ये एसिड है। सेकेंड स्टेप का ये क्या है, कंजुगेट बेस, और थर्ड स्टेप का एसिड। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे Pi क्या हो जाएगा, Pi इज इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 बाई 2। तो लिख लो, फॉर बेसिक एमिनो एसिड, फॉर बेसिक एमिनो एसिड, फॉर बेसिक एमिनो एसिड, pH at isoelectric point, pH at isoelectric point is equal to pKa2 plus pKa3 by 2, pKa2 plus pKa3 by 2। ठीक है, और एसिडिक एमिनो एसिड को अगर आप लोगे ना, तो वहां भी pKa1 plus pKa2 by 2 होता है। लिख लो, इन एसिडिक एमिनो एसिड, in acidic amino acid Pi, in acidic amino acid Pi is equal to pKa1 plus pKa2 by 2। अब यही याद रखना होगा आपको, क्योंकि वहां पे K1 K2 K3 वैल्यू आपको दे देंगे, और फिर आपको पता करना पड़ेगा कि pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहां पे pKa1 प्लस pKa2 by 2 है, और कहां पे pKa2 प्लस pKa3 by 2। तो बेसिक के केस में pKa2 प्लस pKa3 by 2 है, और एसिडिक और न्यूट्रल में pKa1 प्लस pKa2 by 2। बाकी जो इंफॉर्मेशन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा।